बिलासपुर की रहने वाली हैं। आप कॉमर्स में पीएचडी, लॉ में ग्रेजुएशन और जर्मन भाषा और योग में डिप्लोमा भी किया है। राष्ट्र सेविका हिमाचल की आप प्रांत कार्यवाहिका के साथ प्रवीण वर्ग का राष्ट्रीय औद्योगिक टोली सदस्य हैं। आज के वेबिनार में आपका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत है। डॉक्टर ममता रानी, आप मूलतः जयपुर राजस्थान से रहने वाली हैं। आपने प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से एमएस आयुर्वेद किया है तथा पिछले 9 साल से भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर सोनीपत में एमएसएम आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हैं। वर्तमान में आप सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आज के इस वेबिनार में आपका एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में स्वागत है। आप कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने बीएचसी वाराणसी से एमबीबीएस एमडी गैनेकोलॉजी किया है। आप बोर्ड मेडलिस्ट हैं तथा वर्तमान में जीएससीएम मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं। आप टेक्नीशियन रिसर्चर साथ एक्टिव सोशल वर्कर भी हैं। आप जीएससीएम मेडिकल कॉलेज एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में स्वागत है। कुमारी मनिंदर कौर, आप के रहने वाली हैं। के बाद कई वर्ष नर्सिंग में टीचिंग अपना पूरा समय देकर आरोग्य भारती का काम कर रही हैं। वर्तमान में आप उत्तर क्षेत्र महिला कार्य संयोजक के नाते कार्य कर रही हैं। आपकी अध्यक्षता में आज का वेबिनार संचालित कर रहा है। आपका स्वागत है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री डॉक्टर मुक्ता ठाकुर जी से अपना विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर मुक्ता ठाकुर। ये जो आपका रेड से हम लेफ्ट करते हैं उसके साथ ही दो माइक और कैमरा बना है तो आप माइक को थोड़ा टच। धन्यवाद। आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश एवं अमृत हिमालय फाउंडेशन के द्वारा आयोजित संगोष्ठी में आपने मुझे बुलाया। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ आज वक्ता के रूप में और पूरा कार्यक्रम के आयोजन में वक्ता के रूप में और पूरा जिनकी भागीदारी रही ऐसी डॉक्टर ममता जी, डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर लीला शर्मा, डॉक्टर जगजीत कुशा मेहता जी एवं भारी संख्या में जुड़े दीदियां बंधु सभी को नमस्कार। आज का विषय जो कोरोना काल में महिला स्वास्थ्य, मैं उससे थोड़ा हटके मेरा विषय भारतीय संस्कृति में परिवार के स्वास्थ्य में महिला का योगदान, ऐसा विषय मुझे मिला है। इस विषय पे दो जो वरिष्ठ वक्ता हैं वो अपने विषय में बहुत एक्सपर्ट, उन्होंने उसी विषय को मेरा हटके मैं विषय ले रही हूँ क्योंकि महिला स्वास्थ्य और महिला के ऊपर पूरे परिवार का राष्ट्र का स्वास्थ्य निर्भर करता है।
मेरा कोशिश रहेगी कि मैं अपने नियत समय में अपने विषय को संपन्न करूं। 5:14 हो चुके हैं। 25 मिनट मुझे अपना विषय लेना है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति का मूलाधार। भारतीय संस्कृति और संस्कृति शब्द पुरातन समय से जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कार समाज को दिए, परिवार को दिए, वही संस्कृति यानी कि संस्कार को देना ही संस्कृति है। और संस्कृति का पोषण, उसका संवर्धन, उसका संप्रेषण और उसका अभिरक्षण, ये 4 चीज। अभिरक्षण, संस्कृति का पोषण जरूरी है, उसका संवर्धन पोषण जरूरी है, उसका संवर्धन और उसका आगे ले जाना, संप्रेषण और उसका अभिरक्षण। अगर उसको कोई है तो है कोई है महिला, चाहे स्त्री, चाहे वो नारी, चाहे वो माँ, सभी एक ही रूप, अलग अलग रूप में परिवार को संभालने वाली महिला। मैं महिला को लेती हूँ, एक मेरी छोटी सी ऐसी कल्पना है, मही जमा हिला, मतलब धरती को हिलाने की क्षमता जिसमें, वो स्त्री है, वो महिला है, वो नारी है, वो माँ है। एक जो हमें एक शब्द मिला है स्त्री, मुझे तो लगता है कि कैसे इतना सुंदर शब्द कैसे खोजा होगा हमें ये देने के लिए। स्त्री, अगर उसको ध्यान से सुने, उसमें स की भी आवाज है, उसमें त की भी आवाज में, उसमें र की भी आवाज है। त्रिगुणात्मक है ये स्त्री, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। जब भी कुछ गलत घटता है तो काली चंडी का रूप ले लेती है स्त्री। लेकिन अगर उसके अंदर जो 2 गुण, सतोगुण और रजोगुण, जब उसका मिलन होता है, रजोगुण के बिना वो क्रियाशील नहीं होगी। रजोगुण जो होता है वो क्रियाशील रखता है, और जब उसके साथ सतोगुण मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब वो अगर जो भी स्त्री अपने ये 2 गुणों को, तीसरा भी ध्यान में रखना है, 2 गुणों को परिलक्षित करती है, ज्यादा अपने उसमें जीवन में लाती है, तो वो सर्व कल्याणकारी बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, शायद 10वें अध्याय में या एकादश, मुझे पूरा पढ़ी तो है लेकिन अध्याय का नाम, उनमें भगवान कृष्ण में, उसमें भी मैं 2-4 को ही लूंगी। उन्होंने बोला कि मैं वाणी में ओंकार हूं, गाय में मैं सुरभि हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं, पर्वतों में मैं देवात्मा हिमालय हूं, और स्त्री में मैं सप्त शक्ति के रूप में, सप्त शक्ति, सुप्त नहीं, सप्त शक्ति के रूप में हूं। सप्त शक्ति है कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा शक्ति, धृति और क्षम। स्त्री इन सप्त शक्तियों की वाहक है, और ये जो सप्त शक्तियां हैं ये भी स्त्री रूप में ही है। आप एक एक को चाहे देख ले, चाहे कीर्ति को ले ले, श्री को ले ले, वाकपटुता को ले ले, समृद्धि को ले ले, धृति को ले ले, मेधा शक्ति को ले ले, क्षमा को ले ले, भी स्त्री रूप में है। और ये शक्तियां किसी भी परिवार की महिला जब इन सप्त शक्तियों का उपयोग अपने परिवार के एक एक सदस्य के स्वास्थ्य का वर्धन करने, स्वस्थ रखने के लिए जब करती है, तो वो बहुत ही लाभकारी हो जाता है। स्त्री को बोलते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप में वो एक प्रेरक शक्ति है। स्त्री प्रेरक शक्ति है, वो भी चैतन्य युक्त प्रेरक शक्ति है। व्यक्तिगत रूप में वो परिवार की, और सामूहिक रूप में वो राष्ट्र की चेतना बनती है। परिवार की केंद्र बिंदु है, परिवार की धुरी है, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, और हम सब
बहने, हम सब स्त्रियां, हम सब महिलाएं, हम सब नारियां जितनी भी आज जुड़ी हैं, जो भी सुन रहे हैं, हम जानते हैं कि पूरा परिवार हमारे इर्द गिर्द रहता है, पूरे परिवार की व्यवस्था हमें करनी होती है और अच्छा लगता है। अपनी जिम्मेवारी को समझना बहुत अच्छा लगता है, कर्तव्य है, ये हमारा स्त्री धर्म है कि हम अपने परिवार का रक्षण संवर्धन करती हैं, संस्कारित करती हैं। बोलते ये राष्ट्र रूपी जो भवन है, मंदिर है, इसकी नींव में कौन है? इसकी नींव में राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई, व्यक्ति ने माना, पुरुष ने माना, स्त्री ने मानी, सबसे छोटी इकाई भारत में जो संकल्पना है, सबसे छोटी इकाई परिवार को लेके चले हैं हम। और परिवार की धुरी जब वो महिला है, तो राष्ट्र की जो राष्ट्र रूपी मंदिर की जो नींव है, उसमें वही स्त्री है। जब ये नींव जरा सी हिलती है, तो ये राष्ट्र रूपी भवन भी हिलता है। इसलिए इसको हिलने नहीं देना है, इसको हमने संभालना है, इसका संवर्धन करना है, इसकी अभिव्यक्ता हमने बनना है। हरिओम। हरिओम। हाँ जी, म्यूट रखेंगे। ठीक है, म्यूट करिए बेटे। ठीक है जी, सभी म्यूट रखेंगे। आज एक भयावह जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कोरोना काल में, उसमें केंद्र बिंदु में क्या चीज है? स्वास्थ्य है। आज हर कोई बोलता है जिसका स्वास्थ्य अच्छा, वो इस कोरोना को मात करता है। सच में है, सही है। और स्वास्थ्य की कल्पना, कभी भी किसी से हम पूछते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो एकदम से उसके दिमाग में आता है जो हमारा शरीर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, कोई व्याधि, आदि व्याधि से हम मुक्त हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने स्वास्थ्य की कल्पना सिर्फ शरीर तक नहीं की, उन्होंने स्वास्थ्य में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसका सम्मिलन किया। तब जाके ये पूरा जीवन, ये मानव का जो जीवन है, जो शरीर है, उसकी जो कल्पना की है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और अभी WHO ने, हमारे तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, लाखों लाखों हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिख के दिया है, उसमें उसको ही अगर WHO ने बहुत सुंदर, जो उन्होंने बड़ी सुंदर सी उसमें स्वास्थ्य में उन्होंने क्या क्या लिया है, उन्होंने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सही और संतुलित अगर हम हैं, तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य में कितना कुछ लिया है, तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा में ही ये सब पहले से ही निहित है। शारीरिक भी है, मानसिक भी है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, आध्यात्मिक है। और इन सबको मिला के स्वास्थ्य बनता है। के बाद हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य की चिंता कब से आरंभ होती है। मान लो मैं एक गृहिणी हूँ, मैं अपने घर की, मुझे सबकी स्वास्थ्य की चिंता है, तो जब मैं इस घर में आई, तो क्या जो घर में जो हमारा परिवार है या जो आने वाला जीव है, मैंने स्वास्थ्य की चिंता उसकी कब से करनी है? जब वो जीवन, उसका जन्म लेके इस धरा पे आ जाए, या उससे भी कहीं पहले। ये हमारा अधिजनन शास्त्र, इस सभी को सब बहुत सारी दीदियां, सभी क्या मैं बहुत सारी क्या मैं सभी जितने भी दीदियां जुड़ी हैं, सभी इस मेडिकल लाइन से सबसे ज्यादा इसमें आज के ग्रुप में होंगी, तो सभी को पता होगा अधिजनन शास्त्र क्या है। गर्भाधान के समय से ही जब वो जीव हमारे गर्भ में आता है, तभी से संस्कार देने की लोग आ रहे हैं, हमारे जा रहे हैं, कोई और आ जा रहा है, लाइन में कल्पना, मतलब अपने तो एक उदाहरण तो सबसे ऊपर हमारे रहता ही है, अभिमन्यु का उदाहरण। आजकल कोरोना काल में तो महाभारत भी मैंने 4-5 बार देखी, हर चैनल पे जाके देखी। तो अभिमन्यु का जीवन अगर हम पढ़ते हैं, उसकी जीवनी पढ़ते हैं, तो कब सीख लिया उसने? अभिमन्यु ने कब सीख लिया? माँ के गर्भ में ही सीख लिया। माँ मदालसा का मैं एक उदाहरण देती हूँ। ऋतुध्वज राजा की वो पत्नी थी,
तो माँ मदालसा जब वो शादी होके आई तो उन्होंने सबसे पहली शर्त ये रखी कि मैं जो मेरी संतान होगी उसको संस्कार देने का, उसको पालन का, उसको उसके संरक्षण का दायित्व केवल मेरा रहेगा, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं। राजा ने स्वीकार किया, बालक पैदा हुआ, पैदा किया, अभी तो गर्भ धारण किया, माँ गर्भ में ही बालक को जो शब्द बोलती थी, शुद्धोस्मि, बुद्धोस्मि, मुक्तोस्मि, नित्योस्मि, ऐसा जब उसने किया, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य रहने वाली तू आत्मा है और तू मुक्त है, ये संसार के जो मोह जाल से तुम मुक्त हो, ऐसी माँ मदालसा ने एक पुत्र को जन्म, दो को, तीन को, ऐसे तीन पुत्र जब जन्म दिए तो क्षत्रिय राजा क्षत्रिय थे तो बच्चों के नाम भी वैसे रखे। का नाम विक्रांत रखा, सुबाहु रखा और अरिमर्दन रखा, तीन नाम। और बच्चों के नाम रखने के बाद भी माँ मदालसा स्थिति नाम से क्या होता है। तो वो तीनों बेटे माँ मदालसा की वो तीनों संतानें उन्होंने राजपाट संभाला और वो चले गए कहाँ, उन्होंने संन्यास ले लिया। राजा चिंतित, मुझे तो ऐसा राजकुमार भी चाहिए, फिर उससे अनुरोध किया माँ मदालसा से, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। माँ मदालसा ने वो स्वीकार किया और चौथा जो बच्चा होना था गर्भ में था तो उसको वीरता शौर्य की उसको कहानियां जब माँ सुनाती थी तो वो राजकुमार पैदा हुआ, अलर्क उसका नाम रखा और उसने राजपाट संभाला। माँ क्या नहीं कर सकती है। माँ शिवाजी की माँ जिजाई, उन्होंने तुलजा भवानी से प्रार्थना की थी, मुझे ऐसा बालक चाहिए जो हिंदू पातशाही की स्थापना करे, तो शिवाजी का निर्माण हुआ। ऐसे ये तो कई बार कोई ऐसा सोच सकता है, जितने भी हम सब जुड़े हैं, कि ये तो सभी पुरानी घटनाएं हैं। मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेविका हूँ। एक गुजरात की एक सेविका ने ये वो किया, एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये सच है कि बालक गर्भावस्था में सब कुछ सीखता है। तो उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जब भोजन करने माँ बैठती थी तो एक भोजन मंत्र अपने लिए और दूसरा गर्भ पे हाथ रख के माँ उसके लिए प्रार्थना करती थी, उसके लिए भोजन मंत्र बोलती थी। और भोजन मंत्र जब बोलती थी माँ तो बालक सुनता होगा। माँ को उस वक्त नहीं पता, लेकिन जन्म के एकदम बाद बालक दूध को मुंह ना लगाए तब उसने थोड़ी देर तो देखते रहे, उसके बाद जैसे ही उसने भोजन मंत्र बोला बालक ने दूध पीना शुरू किया। दूसरा एक सेम ऐसा ही उदाहरण सेविका का ही, उसने जो भी खाना उसने बोला, ये बालक तुझे ये जो भी तू मेरे गर्भ में है तुझे ये अमृत समान लगे, तुझे ये अच्छा ही, तुझे ये रुच जाए, तुझे ये पोषित करे। और वो बच्चा बोलते जन्म के बाद जैसे उसने भोजन ग्रहण करना शुरू किया, वो सब कुछ जो घर में बनता था वो उसने खाना आरंभ किया। ऐसा इसलिए बालक का स्वास्थ्य जो होता है, बालक के जो संस्कार होते हैं वो गर्भ में ही पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जो स्वास्थ्य को हमने लिया है, स्वास्थ्य में शारीरिक भी है, मानसिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, सामाजिक भी है और आध्यात्मिक भी है। इन सभी को लेके हमारा स्वास्थ्य बनता है। एक अभी अपने मनिंदर दीदी एक योग शिविर में आए थे, तो उससे पहले मुझे कभी ये जो अपना विषय था पंचकोश का, मुझे इतना ज्यादा वो प्रभावित नहीं करता था, लेकिन उन्होंने जो इतने अच्छे से उतने सरल तरीके से उन्होंने समझाया शरीर का पंचकोश क्या है और पंचकोश में एक एक कोश का हमारे इस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब दिखने में तो ये स्थूल शरीर ही दिखता है, लेकिन इसके ऊपर जो 5 आवरण है, पंचकोश है, उसमें एक एक माँ की जो मैंने बताया ना, सप्त शक्ति जो श्री है, कीर्ति है, मेधा शक्ति, वाक्पटुता, समृद्धि, धृति और क्षमा, उन एक एक शक्ति का उसपे उन पंचकोशों में उसका कार्य होता है। माँ वो कार्य कर सकती है, अगर नहीं करती है तो उसको हम आगे को भी बता सकते हैं। अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो हम अपने अगली आने वाली संतानें, जो हम अपने परिवार का वर्धन होगा, हमारे आगे जो भी हमारे बच्चों की शादियां होंगी, हम उस समय इसका बखान कर सकते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये पंचकोश जो बहुत सुंदर मुझे लगा है, तो इसमें
सबसे पहले जो अन्नमय कोश बोलते हैं 5 आवरण है इस शरीर के ऊपर, इस स्थूल शरीर के ऊपर 5 आवरण है। सबसे पहला तो जो दिखता है स्थूल शरीर दिखता है, इसमें हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या विचार करते हैं, उसका इस शरीर पर जन्म लेने के बाद उस बालक पर, बालिका पर, बालक में इसलिए बोलते बालक में बालिका दोनों ही है, उस बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता ही है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, क्योंकि इसमें माँ का वो कीर्ति वाला जो गुण है वो काम करता है। माँ का जो, माँ के अंदर यश वाला जो गुण है, माँ का सब अनुसरण करते हैं। माँ एक पुत्री भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, तो मतलब स्त्री मतलब सब रूपों में आपने खुद देख लेना है। तो जैसा घर में व्यवहार होगा, जैसी घर की दिनचर्या हम बनाएंगे, बालक उसको मानता है। लेकिन बचपन से ही अगर कोई बोले कि बच्चे को उठाना चाहिए, अरे क्या क्या सारी उम्र तो उठना है, तो अभी क्यों सोने दो, थोड़ी देर सोता है तो। लेकिन बच्चे की आदत बन जाती है, वो कच्चा घड़ा है, तो हम जैसी दिनचर्या बनाना चाहते हैं, बालक उसको अपनाता है। तो श्री का जो ये कीर्ति का जो ये शक्ति है, वो अन्न मय कोश में वो काम करती है, क्योंकि ये शरीर, ये स्थूल शरीर में जो कुछ हम डालना चाहते हैं, देखो हमारी रसोई में छोटी 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 डब्बियां होती हैं। हम कोई सब्जी बनाने लगते हैं, हम कोई एक डब्बी को पूरा नहीं उल्टा देते, ऐसे पलट नहीं देते, हम जीरा जितना है सारा नहीं डाल देते। एक माँ को पता है कितना, कितने दाने उस जीरे के डलेंगे, कितना आधा चम्मच डलेगा या थोड़ा सा डलेगा, मतलब उसको पता है। और संस्कार भी उसने कैसे देने हैं, जैसे हम मसाले डालते हैं वैसे ही माँ एक संस्कार देती है। अन्नमय कोश यही बोलता है। अन्नमय कोश से आगे हम प्राणमय कोश में जाते हैं। वो अन्नमय कोश और अगला मन और ये शरीर के बीच का जो है वो प्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के कारण ही हम गतिशील है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो हाथ हिला रही हूँ, ये गतिशीलता ये प्राण ही दे रहा है। ये प्राण निकल गए तो बोलते गया जी, इनका काम हो गया, खत्म हो गया, काम खत्म हो। इसलिए शरीर माध्यम सर्वधर्म खलु साधनम, मतलब शरीर माध्यम है, इसमें प्राण है तो हम शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा बुरा कर सकते हैं, लेकिन मैं अच्छा ही लेके चलूंगी, बुरा का भाव कभी मन में नहीं लाएंगे। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां और प्राण जब मिल जाते हैं तो इसमें गतिशीलता आ जाती है, और उसी के प्रभाव से जो हमारी कर्मेंद्रियां हमसे करवाती जाती हैं, गलत फलत भी करवाती हैं, वो हमारा क्रोधी स्वभाव भी बना देते हैं, ईर्ष्यालु बना देते हैं। किसी को देख लिया, अच्छा देख लिया तो उससे ईर्ष्या करने लग पड़े, दुखी होते हैं, हम भावुक हो जाते हैं। जैसे उदाहरण कि ये जो हाथ हैं हमारे या पैर, हाथों से काम करेंगे, पैरों से वहां तक चल के जाएंगे। मान लो किसी के मन में आए कि खूब पैसा धन कमाना है, किसी भी तरह कमाना है, तो माँ का वो श्री वाला गुण अब आ जाएगा कि वो लक्ष्मी रूपा है। लक्ष्मी रूपा होने के कारण घर में कैसा धन आएगा, चाहे वो पति से आएगा, चाहे बेटे से आएगा, बेटी से आएगा। इस घर में शुद्ध सात्विक धन आना है। जैसा धन वैसा अन्न वैसा मन, मतलब उसका पूरा धन से वो ही माँ उस शक्ति से, जो श्री वाली शक्ति है, उससे अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, मंदिर बना सकती है। और वाणी, वाक पटुता का भी यहाँ पे काम आ जाता है, क्योंकि वाक ये कर्मेंद्रियों में वाणी भी है, इस पे कंट्रोल करना अपनी माँ ही सिखाती है। तो प्राणमय कोश को पूरे कंट्रोल में रखना माँ के हाथ में होता है, अगर हम समझते हैं तो। लेकिन अगर खाना पीना पैसा यही बच्चे का पालन का वो है, तो ये जीवन व्यर्थ है, उस माँ का भी और उस संतान जो कच्ची मिट्टी है, जिसको कुछ नहीं माँ सिखा पाई, तो ये उसका दोष रहता है। तो उसके बाद मनोमय कोश जब आता है, मनोमय कोश का जो स्थान है मस्तिष्क रहता है, इसमें कल्पनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, इसमें हमें हमारे अच्छे बुरे विचार आते हैं। तो नकारात्मक विचार आएंगे तो हम गलत दिशा में चलेंगे, अगर सकारात्मक आएंगे तो सही दिशा में चलेंगे। यहाँ भी माँ का समृद्धि वाला गुण आएगा, काम आएगा, क्योंकि माँ, अगर माँ का चिंतन अच्छा है तो वो बालक को अच्छी दिशा दे सकती है। माँ का ही चिंतन नहीं है, माँ ने ही कुछ अच्छा नहीं पढ़ा है,
तो बालक को क्या बताएगी, उसको सकारात्मक सोच उसकी कैसे निर्माण करेगी, उसकी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करेगी। एक भुवनेश्वरी देवी भी हुई, इसकी सुभाष चंद्र बोस जी की माँ, उन्होंने, शायद मेरे नाम गलत ना हो जाए, सुभाष, मैं सीधे ही बोलती हूँ, सुभाष चंद्र बोस की माँ, बेटे ने बेटे ने तय किया कि मुझे ICS की डिग्री लेनी है, दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब नौकरी लेने की बात आई तो मुझे नहीं करनी, मुझे अंग्रेजों की दास्तां स्वीकार नहीं, मुझे भारत माँ की सेवा करनी है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के अध्यक्ष संचालक 1925 से पहले जब उन्होंने MBBS की तो कलकत्ता में 5,000 रुपए का उसको पैकेज ऑफर हुआ, लेकिन मुझे याद है जब मेरे पिताजी बताते थे कि मेरी नौकरी लगी थी 50s में, तो 18 रुपए तनख्वाह होती थी, तो ये 25 से भी पहले अगर 5,000 रुपया उनको मिल रहा था, तो उस व्यक्ति ने कि मुझे अपनी भारत माँ की ये बेड़ियों को काटना है, दास्तां की मुक्ति की ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, मुझे उसको काटना है, अपनी भारत माँ को आजाद, अपनी संस्कृति का रक्षण करना है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण, चाहे आप रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, राणा सांगा को ले लो, हम पढ़ेंगे तो बच्चों को दिशा देंगे ना, उनका मन को स्वस्थ करेंगे। मन के स्वास्थ्य की रक्षण माँ के हाथ में है। मैं तो बोलती हूँ अगर हम ये नहीं कर पाते तो ये हमारा दुर्भाग्य, मैं बोलती हूँ दुर्भाग्य होगा। अगर हम अपना चिंतन बढ़ा के अपने बालकों का परवरिश अच्छे से सकारात्मक उनको दिशा दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। और उससे आगे अगर मनोवैज्ञानिक, अभी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और तीसरा मनोमय कोश ये शरीर से संबंधित था, अब ये आगे बुद्धि के उसमें चल पड़ा है। मनोवैज्ञानिक जो कोश है, मनोवैज्ञानिक कोश में ये बुद्धि के स्तर की, यहाँ पे अच्छी बुरी भावनाएं उत्पन्न होंगी। अगर अच्छी भावना आएगी तो देश प्रेम जगेगा, देश रक्षा जगेगी और हम दीन दुखियों की सेवा करने वाले बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे यही है तुम्हारी भारत माँ की पूजा असल में। अगर दीन दुखियों, दरिद्रों की, पागल जो है, मूर्ख जो है, अगर उनकी तुम सेवा कर लेते हो तो यही भारत माँ की असल में सेवा है। तो अगर हमारी भावनाएं अच्छी हो गई, मनोवैज्ञानिक के स्तर पे जो हमारी बुद्धि को जच गया, हाँ ये काम करना चाहिए, तब तो ये ठीक है, अच्छा है तो ठीक है। लेकिन अगर टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ चल पड़े, मेडल वापसी वाली गैंग की तरफ चल पड़े, आतंकवाद की तरफ चल पड़े, हिंदुओं को समाप्त करने वाली बात पे चल पड़े कि किसी न किसी जाति, किसी धर्म, किसी को भी हमने खत्म करना है, तो वो नकारात्मक। तो मनोवैज्ञानिक ये भी हम कैसे कर सकते हैं? गर्भावस्था से लेके हम उसके बालक के जन्म लेने से के बाद तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने संस्कार दिए और काम खत्म, ये तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे ये हमारी कुल परंपरा चलनी चाहिए, तब जाके इस देश के का तरक्की होगी। कुछ अंतिम मेरा बिंदु आ गया है। और ये जो मैं बोलती हूँ मनोवैज्ञानिक जो स्तर है, ये यहाँ पे हम पहुंच गए हैं कौन से शक्ति पे, जो मेधा शक्ति है, सेवा सुरक्षा वाली शक्ति है। यहाँ पे वो माँ उस शक्ति का जागरण करके बच्चे को ऐसा बना सकती है। मेधा शक्ति, देश की सेवा करनी है या दीन दुखियों की सेवा करनी है, तो यहाँ मेधा शक्ति माँ की वो कार्य करती है। और अंतिम है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश इन सभी कोशों से ऊपर सबसे अंतिम जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, और उसमें संतुष्टि है, संभाव है। कुछ भी विपरीत परिस्थिति हो तब भी संभाव में रहना, इतना भी दुख आ जाए, हम भी अभी उस स्टेज पे तो हम बहुत पीछे होंगे, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते हैं तो कहीं मन में ऐसा वो भी कहीं बैठ भी जाता है, लेकिन फिर भी नर से नारायण बनाने की संकल्पना भारत में ही है, नारी को नारायणी बनाने की संकल्पना भारत में ही। स्वामी दयानंद जी बोलते थे कि एक संस्कारित माता होगी ना, एक संस्कारित माँ संस्कारित
परिवार या पूरे परिवार को संस्कार कर देती है। और एक बंधु भी करते हैं, लेकिन उनके पास समय कम रहता है। लेकिन माँ क्योंकि केंद्र बिंदु है, धुरी है, इसलिए बालक उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे क्षमा और जो धैर्य की शक्ति है, हमें कितनी कोई गालियां निकाल रहा है। एक बार बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को किसी ने बोला कि आप जो मैं गालियां निकाल रहा हूँ आप भी निकाल के देखो। उन्होंने बोला ये मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों अपनी वाणी को खराब करूं। मैंने उन्होंने उनको गालियां देनी शुरू कर, उन्होंने उसका भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो यानी कि अगर हम कोई कितना भी बुरा व्यवहार करता है, अगर हम क्षमा करते हैं तो ये जो सप्त शक्ति का अंतिम क्षमा और धैर्य, इन दोनों का हम मिश्रण करके हम ये अपना जो आनंदमय कोश को बालक ही नहीं, बालक ने भी जन्म लिया, परिवार का अन्य लोग भी हमारे साथ हैं, हम सभी के स्वास्थ्य का, इन पांचों स्वास्थ्य को मिला के एक व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य बनता है और हम उसके आरक्षण अच्छे से कर सकते हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम अपने इस कर्तव्य को भली भांति करें और अपना भी मन स्वस्थ रखें, क्योंकि कोरोना काल में कई बार डिप्रेशन होता है, लेकिन फिर भी बहुत ईश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जो तूने रचा है तेरी ही इच्छा से हो रहा है, दुख तो होता है लेकिन सम रहने की स्थिति की कोशिश करेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। इसी के साथ राम राम जी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मुक्ता जी। डॉक्टर मुक्ता जी ने बहुत ही सार गर्भित प्रबोधन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता रानी जी को मैं अब इस श्रृंखला को आगे डॉक्टर ममता रानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता रानी। मैडम मेरी आवाज आप हाँ जी आ रही। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर लीला शर्मा और मनिंदर जी को बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि कोरोना काल में महिला स्वास्थ्य शिक्षा पर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और मैं प्रणाम करती हूँ डॉक्टर मुक्ता ठाकुर और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी को भी, सभी को मेरा नमस्कार। विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। मैडम क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन पे जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या आप देख पा रहे हैं? हम स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा सभी को। ओके, मैंने वैसे की है रोटेट, शायद आप तो मेरी आवाज और मेरी जो प्रेजेंटेशन है करती हूँ सब तक जी ममता जी, यू जस्ट गो अहेड प्लीज। मैं डॉक्टर ममता रानी जैसा परिचय बताया, तो उसमें मैं थोड़ी सी शुद्धि करना चाहूँगी। मैं मुख्य रूप से हरियाणा क्षेत्र से रहने वाली हूँ। जयपुर से मैंने अपनी एमएससी डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से की है, तो आप उसे भी मेरा दूसरा घर जरूर कह सकते हैं, पर वैसे मैं हरियाणा से रहने वाली हूँ। तो सबसे पहले भगवान धन्वंतरी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं कि वो इस कोरोना काल में हम सभी को शक्ति दे कि हम इस सबसे बाहर निकल पाए और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो जैसा कि मनिंदर जी ने मुझे जानकारी दी
कि आज का जो विषय रहेगा उसमें हम सभी महिलाओं में सभी प्रकार की महिलाओं को इसमें सम्मिलित करेंगे, खासकर मेडिकल फील्ड की महिलाएं भी रहेंगी, प्रोफेशनल एकेडमिक से, और कुछ गृहिणियां भी इसमें हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं सरल भाषा में और सभी को बात समझ आए अच्छे से, ऐसा मैं तैयार तो आज का हमारा विषय है कोरोना काल में महिला स्वास्थ्य। आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो समस्याएं हमारे समय क्या है और समस्याओं का हमारे पास क्या समाधान है। तो हम बात करेंगे कि जो यंग फीमेल्स हैं, जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं, उनमें किस तरह की कोरोना काल में हमें समस्याएं देखने को मिल रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है इस समय में। उसके अलावा जो चाइल्ड और उसके पश्चात जो हमारी वृद्ध महिलाएं हैं या मेनोपॉज के बाद के समयवंत महिलाएं हैं, और फिर उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं यंग फीमेल की, या फिर जो बेटियां हमारी स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो जब से ये पैंडेमिक फैला है कोरोना, इसके बाद से उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, जिनसे उन्हें कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब इन चीजों से हो रहे हैं कि जो पूरा हमारा स्टडी करिकुलम है वो ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए बच्चों को ज्यादा समय के सामने रहना पड़ रहा है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हो रही हैं, तो स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, और जो उनकी शारीरिक गतिविधियां हैं वो बहुत कम मैं कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में करने की जरूरत है। टाइम अपने एंटरटेनमेंट के लिए दे रहे थे, लेकिन पढ़ाई से हो गई है, और कुछ समय बच्चे बाहर में टॉयलेट का गया फोन और टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय बच्चे जो है लड़कियां जो है वो एक्सपोज रहती हैं स्क्रीन से, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अनेक प्रकार की समस्याएं इन लड़कियों में देखने को मिलती हैं। हमारे पास आजकल जो ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, उनमें मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना या फिर मिस हो जाना पीरियड्स। इसके अलावा कुछ लड़कियों में ज्यादा ब्लीडिंग होना मेंसेस के दौरान, ये समस्याएं हो रही हैं, दर्द होना या ज्यादा मासिक धर्म होना। इसके अलावा अपने आसपास देखते होंगे समस्या है या पीसीओएस जिसे हम बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सारे एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल या जो हमारा लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, उसकी वजह से हो रहा है। लगातार ऑनलाइन क्लासेस से, दबाव से, स्क्रीन टाइम बढ़ने से, ब्लू लाइट्स एक्सपोजर होने से बच्चों में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और लगातार घर में बंद रहने से बहुत बार लॉकडाउन हो रहे हैं, तो बच्चियां जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की भी उनमें समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद बात करें रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स, हम सभी ये हैं जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। इन दिनों हम वैसे हम हमेशा इस मोड में रहते हैं, बट जब से ये पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुए हैं, हमें जरूरत से ज्यादा ही सुपर वुमन बनना पड़ रहा है। बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ हमारे ऊपर आ गया है। तो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स में ये बदलाव हमारे जीवन में आया है कि कामकाजी महिलाएं जो हैं, उन्हें घर से काम करना पड़ रहा है। एक साथ सामंजस्य बनाते हुए घर से ही उन्हें अपना काम करना पड़ रहा है, और साथ में घर का ध्यान रखना पूरा 24/7, क्योंकि जो भी हम हाउस होल्ड हेल्प थी वो इन दिनों अवेलेबल नहीं है, सभी लोग घर में हैं, घर का काम भी बढ़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि डबल स्ट्रेस का या फिर फिजिकली, मेंटली, हर तरह से बहुत ज्यादा दबाव इस समय महिलाओं पे है। परिवार में सबसे ज्यादा दबाव यदि काम का किसी पर है वो महिलाएं हैं, ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इन्हीं सब व्यस्तताओं की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते हैं काम के लिए, और लॉकडाउन भी है, और व्यस्तता भी बहुत ज्यादा है कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए काम समय
निकाल रहे थे, चाहे हमारी वॉक्स थी या एक्सरसाइजेस थी, उनका समय बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। इसकी वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं कि वजन बढ़ने की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होना, जैसे डायबिटीज हो जाना, हार्मोनल इश्यूज जैसे थायराइड से जुड़ी समस्याएं, हाइपोथायरायडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और इनफर्टिलिटी, वंध्यत्व जैसी समस्याएं भी महिलाओं में देखने को मिल रही हैं। और इसके अलावा जो काम और घर के काम का एक्सेसिव स्ट्रेस है, उसकी वजह से उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं की, पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब है मेनोपॉज के बाद वाले एज ग्रुप की महिलाएं जिनमें की मानसिक धर्म बंद हो चुका है। तो यदि हम अपने वृद्धावस्था या फिर मेनोपॉज के बाद वाली महिलाओं के बारे में बात करें, तो लोनलीनेस या अकेलापन ज्यादा उन लोगों को महसूस हो रहा है आजकल। जिनके बच्चे काम करते हैं तो उनको विजिट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे मिल नहीं पा रहे हैं और वो काफी अकेला महसूस कर रहे हैं, जिससे मानसिक रूप से जो स्ट्रेस, डिप्रेशन है, ये इन लोगों में बढ़ रहा है। जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज पे वो इंडल्ज रहते थे बाहर, अभी उम्र की वजह से भी सब उन्हें सलाह देते हैं, उनके बच्चे भी, कि भाई आपकी ओल्ड एज है, कुछ कोमोर्बिडिटीज भी हैं, तो आप बाहर ना जाएं। तो उनकी जो खासकर लॉकडाउन के समय इवनिंग वॉक या फिजिकल एक्टिविटी है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा जो उनमें पहले से मौजूद इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज थे, कोई डायबिटिक था, हाइपरटेंसिव था या किसी को आर्थराइटिस था, अन्य जो भी हेल्थ समस्याएं थी, उनमें भी बढ़ोतरी इस वजह से हो रही है क्योंकि वो समय पर बहुत बार हॉस्पिटल विजिट्स नहीं कर पाते हैं, जो उनके रेगुलर चेकअप होने होते हैं, उनमें कई बार इनकी लॉकडाउन की वजह से और सहायता न मिलने की वजह से डिले हो जाता है, जिससे कि उनकी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अगर इन सब से थोड़ा बाहर जाके बात करें, जिनके और थोड़ा स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, तो बात करते हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में, जिनपे की जो घर में रह के जितना स्ट्रेस हमने अभी बात की, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेस में वो काम कर रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ, आपको जान के अच्छा लगेगा या हैरानी होगी, ग्लोबली जो है लगभग 70% हेल्थ केयर वर्कर्स महिलाएं हैं। हमारे देश में भी डॉक्टर्स, नर्सेस में बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, पैरामेडिक स्टाफ में, जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स, आया है, सफाई कर्मचारी हैं। इसके अलावा जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम कर रही हैं इस कोरोना काल में, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आप समझ सकते हैं उनको बीमारी का खतरा भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उनको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, मेंटल और फिजिकल हर तरह से। इसके अलावा बात करें जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में लगे हुए लोग हैं, जो रिसर्च में लगे लोग हैं, जिन पे वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी बनाने का दबाव है, सभी प्रकार की दवाओं के ट्रायल्स चल रहे हैं, तो लेबोरेटरीज में जो हमारे लोग लगे हैं, सभी एक्सट्रीम स्ट्रेस की कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पे है, और जिससे इन सभी महिलाओं के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो जितनी समस्या अभी हमने बात की, एक्चुअली समस्या तो शायद हमारे ममता दीदी पीपीटी शो नहीं हो रही। ओके, हरिओम। हाँ जी, अभी शेयर नजर नहीं आ हो रही है? अभी 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 शेयर नहीं हो रही। नहीं हो रही, एक मिनट। हाँ, आगे जी। ठीक। तो मैं कह रही थी कि जितनी समस्या हम देख पा रहे हैं, असल में समस्या उससे भी बड़ी है, कि शायद हम बहुत सारी महिलाओं के बारे में सोच भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे हैं कि उनके जीवन में इससे क्या समस्याएं आई हैं। ज्यादा बोलने की बजाय चित्र क्या आपको सब कह रहा है, क्या हम इमेजिन कर सकते
दिया जा रहा है और हम चाहकर भी उनकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी एक पिछड़े स्ट्रेटा के लोग हैं जो हमारे बहुत दूर दराज के इलाकों में महिलाएं रह रही हैं, खासकर आदिवासी इलाकों में, जो जिनके लिए कि जीवन पहले से ही इतना मुश्किल था और अब इस कोरोना काल में जो बेसिक चीजें हैं जो हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल है, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर है, जरूरी दवाएं हैं, जो हमें आसानी से मिल पा रही है, उन लोगों तक इतनी पहुंच नहीं है और उनके स्वास्थ्य पे इस समय और उनके जीवन यापन में कितनी कठिनाई है ये हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो समस्या जो है कोरोना काल में जितनी दिखाई दे रही है महिलाओं के लिए असल में ये उससे बहुत बड़ी है। तो अगर हम बात करें कि ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर मुख्य रूप से महिलाओं की क्या समस्याएं या मुद्दे इश्यूज आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो सबसे बड़ा जो आपने भी कई बार टीवी में सुना होगा, जिसे हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बार बार उठाया है, कि जो ये लॉकडाउन पीरियड्स हैं इनमें जो महिलाओं के और लड़कियों के प्रति घरेलू हिंसा के केसेस हैं, मामले हैं, उनमें तेजी से उछाल आया है और ये सिर्फ भारत में नहीं विश्व के दूसरे देशों में भी ये देखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य इस दौरान बहुत ही ज्यादा कंसर्न का विषय बन गया है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए, पुरुषों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। लगातार पिछले साल लॉकडाउन में जो लगातार सुसाइड या आत्महत्याएं हो रही थी, उसके बाद ये विषय जो है वो बहुत ही प्रमुखता से हम सब ने सुना और ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है क्योंकि ये लोगों की जिंदगी ले रहा है, इतना अकेलापन इस वजह से लोगों के बीच हो गया है। इसके अलावा जो बेसिक नीड महिला के लिए बहुत जरूरी होती है, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उनकी कमी इस दौरान देखने को मिली है। खासकर जो पिछड़े इलाकों में रहने वाले निचले तबके के लोग हैं, उन तक रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना के बराबर पहुंची है। और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन सप्लाईज है, यानी मासिक धर्म से संबंधित जो हाइजीन मेंटेन करने के लिए पैड्स हैं या दूसरी सप्लाईज है, उनकी भी दूर दराज के इलाकों में पहुंच जो है वो पहले से ही कम थी, अब बहुत ही कम हो गई है, जिससे कि स्वास्थ्य पर इनके प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की समस्या, हम जानते हैं, हम जैसे देश में रहते हैं, डेवलपिंग नेशन में रहते हैं, विकासशील देश है हमारा, यहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबी में जीती है और इस कोरोना काल के समय जब हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, आर्थिक रूप से मंदी का दौर है, लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, मजदूर वर्ग का काम चला गया है, तो कुपोषण की समस्या खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो उनकी स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रही है। और ऐसा इंडिया जैसे देश में जहां पहले से ही जब पेंडेमिक नहीं था, महामारी नहीं थी, तभी लगभग 50% जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर एनीमिक थी या फिर खून की कमी से शिकार थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये समस्या कितनी विकराल है। इसके समाधान के बारे में हम कुछ स्लाइड के बाद बात करेंगे कि इनके बीच समाधान क्या है। उससे पहले महिलाओं की एक विशेष कैटेगरी या विशेष जो इस समय कंसर्न है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ऊहापोह की स्थिति है, लोग समझ कुछ कंफ्यूजन्स भी फैले हुए हैं कि प्रेगनेंसी इन कोविड टाइम्स, की कोरोना काल में गर्भावस्था, लोग काफी डरे भी है जो गर्भ से स्त्रियां, लोग रोज हम जब बात करते हैं या चेकअप्स करते हैं तो ये सारे कंसर्न्स हमारे सामने आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेजर कंसर्न्स हैं इस विषय से लेके उनको मैं एड्रेस कर सकूं। तो मैं कुछ मुख्य प्रश्नों के सिर्फ जवाब दूंगी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। जो मुख्यतया प्रश्न हमारे समाज में और महिलाओं के मन में इस सिचुएशन से रिलेटेड उठते हैं। सबसे पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो महिलाओं के मन में इस विषय से संबंधित होता है, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या इस समय गर्भधारण करना भी चाहिए या नहीं, जब ये महामारी फैली है। तो जब बिल्कुल शुरू में महामारी फैली थी तो कुछ समय के लिए डॉक्टर्स की एडवाइस कर रहे थे कि अगर कुछ समय की बात है तो आप थोड़ा पोस्टपोन कर दें। बट अब जब हमें पता है कि ये कुछ महीनों की या कुछ दिनों की नहीं, सालों की बात है, कोई नहीं जानता ये महामारी कब खत्म हो, तो कोविड इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हमें कि महिला जो है वो गर्भधारण नहीं कर सकती। इट्स फाइन टू गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, कोई समस्या नहीं है,
कोरोना की वजह से आप गर्भ धारण के लिए सोच सकते हैं, लेकिन इसकी समस्याएं दूसरी वजहों से हो सकती हैं, जैसे कि जो भी युगल है जो गर्भ धारण के लिए सोच रहा है उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनकी एज क्या है, क्या उनमें और कोई समस्याएं रिलेटेड हैं, जैसे किसी को फाइब्रॉइड है, पीसीओएस है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है। तो ये ज्यादा कंसर्न के विषय है बजाय कि कोविड के, कि आपको गर्भ धारण का ये सही समय है या नहीं। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, स्त्री रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ रूटीन चेकअप्स बताएंगे, कुछ टेस्ट हो सकता है करवाएं। यदि वो सब सही है और आपके डॉक्टर सलाह दे तो इस समय गर्भ धारण में कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। दूसरा सवाल जो आता है महिलाओं के मन में कि यदि वो गर्भ से है तो क्या उनको ज्यादा खतरा है कोविड का, क्या वो हायर रिस्क पे है, आर दे एट हायर रिस्क फॉर कोविड। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि ऐसा अलग से अभी तक की जो भी रिसर्चेस हैं या अभी तक जो भी देखने को मिला है, क्योंकि कोविड एक नया विषय है, इस कोरोना की बीमारी के बारे में हमारे पास बहुत लंबे चौड़े रिसर्चेस नहीं है, तो अभी तक यही साबित हुआ है कि एक गर्भ से जो महिला है उसको उतना ही खतरा है कोविड का जितना कि किसी सामान्य महिला को या सामान्य व्यक्ति को। हाँ, लेकिन इसमें एक बात अवश्य है कि जो ये गर्भिणी महिलाएं हैं ये वल्नरेबल ज्यादा है, यानी कि ये हमारे लिए एक विशेष केयर का ग्रुप है, जिसमें हम चाहते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, तो हम उनको ज्यादा केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, एक्सट्रीम केयरफुल रहने के लिए कहते हैं ताकि कोविड इन्फेक्शन उनको ना हो। बाकी गर्भावस्था की वजह से उन्हें खतरा बढ़ जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं अवश्य कहना चाहूंगी कि गर्भावस्था के कारण आपको सुरक्षा सावधानी ज्यादा रखनी है, खतरा इस वजह से ज्यादा है ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा विषय ये है कि यदि आप में कोई कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कोई हार्मोनल इश्यूज है, लीवर डिजीज है, तो हाँ आपको थोड़ा ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि दूसरे उसको मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। होने का खतरा तो नहीं बढ़ेगा बट मैनेजमेंट में जरूर दिक्कत आएगी। अब दूसरा सवाल अक्सर महिलाएं पूछती हैं, कंफ्यूज रहती हैं कि हम हॉस्पिटल फिर जाएं चेकअप के लिए कि नहीं जाएं, कहीं जाएं तो फिर कोरोना हो जाए। तो इसका जवाब मैं दूंगी कि हमें एक बैलेंस बनाकर रखना होगा। बिल्कुल ही अस्पताल ना जाना अपने चेकअप्स के लिए ये भी सही नहीं है, और छोटी छोटी बात पर अस्पताल जाना ये भी सही नहीं है। तो हमें बैलेंस बना के रखना होगा। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं हमारी, उनको हम टेली कंसल्टेशंस ऑनलाइन मोड से अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। जो हमें रेगुलरली दवाएं देनी है उसकी रिन्यूअल के लिए हमें जाना है कि हमारी दवा खत्म होगी फिर से लेना है, तो वो हम टेली कम्युनिकेशंस टेली कंसल्टेशन के माध्यम से करें। लेकिन जो हमारे मैंडेटरी चीजें हैं, जैसे हमारे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जो है कुछ मैंडेटरी होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक होगा, फिर 18 से 20 हफ्ते में एक जरूरी स्कैन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि गर्भ में कोई विकृति तो नहीं है, और एक आखिरी के 3 महीनों में एक जरूरी स्कैन होगा जिससे कि हमें अंदाजा लगेगा बच्चे की पोजीशन कैसी है, क्या उसमें कोई एनोमली है, डिलीवरी में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। और बीच में भी डॉक्टर आपको चेक करना चाहेंगे कि आपका जो वजन सही से बढ़ रहा है नहीं, आपका बीपी सही है या नहीं। तो कुछ विजिट्स जो आपका डॉक्टर सलाह दे उन पे जरूर जाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात पे बार बार अस्पताल ना जाए, अवॉइड करें जितना हो सकता है। इसके अलावा अक्सर महिलाएं पूछती है कि फिर हम क्या विशेष ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में कि हमें कोविड टाइम्स, तो इसके सिंपल सी बातें हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हमारी है उनका स्ट्रिक्टली पालन करें। दूसरी बात, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, तो प्लीज घर से काम करें। जो आपके घर में बाहर से डोमेस्टिक हेल्प आ रहे हैं उनके साथ केयरफुल रहें, उनसे दूरी बनाएं, उनसे मिलते समय मास्क का प्रयोग करें और बिना सलाह के दवाएं ना लें। डॉक्टर से पूछ कर ही दवाएं लें, और जब आप डिलीवरी के लिए या अपनी केयर के लिए कुछ किसी ऐसे इंसान को साथ लेके जाएं जो कोविड से इफेक्टिव नहीं है, हेल्थी है, और ज्यादा लोगों को डिलीवरी के समय अस्पताल ना ले जाएं। 1 या 2 व्यक्ति ही आपके साथ रहे जो कि हेल्थी है। अब सवाल उठता है कि अगर मैं पॉजिटिव हो गई तो क्या 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 खतरे हो सकते हैं, और क्या मेरे बच्चे को भी मुझसे प्रेगनेंसी के दौरान कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक
भगवान का शुक्र है, खासकर फर्स्ट वेव में प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत ही कम इफेक्ट हो रही थी कोरोना से, कोविड से, और बहुत अच्छी रिकवरी रेट, डेथ्स भी बहुत कम थी। सेकेंड वेव में उससे पहले से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अभी तक प्रेगनेंसी में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी काफी अच्छी है, काफी अच्छे से वो रिकवर कर रही है। रिस्क से कोमोर्बिडिटीज हैं तो हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से आपको कोई कोविड बहुत ज्यादा रिस्की आपके लिए हो जाता है ऐसा नहीं है। और जहाँ तक वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी माँ से बच्चे में ट्रांसफर होना कोरोना इन्फेक्शन, ये बहुत ही रेयर केसेस देखे गए हैं। पिछले साल जब पहली वेव आई थी तो ना के बराबर वर्टिकल ट्रांसमिशन देखा गया था, लेकिन इस बार कुछ केसेस वर्टिकल ट्रांसमिशन से मिल रहे हैं, यानी पैदा होते ही नवजात शिशु कोरोना पॉजिटिव कहीं पाए गए। ठीक है, अभी फिर कुछ लोग डर जाते हैं कि क्या फिर मुझे कोरोना हो गया तो फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, क्या ऑपरेशन होगा, क्या मुझे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही हो सकती हैं जितनी किसी और महिला में, लेकिन हाँ, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें सिम्टम के बारे में, RT-PCR कराएं डिलीवरी से पहले। यदि आप पॉजिटिव हैं तो अलग से आपके लिए केयर रखी जाएगी, डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, आप सबकी केयरफुली आपको डिलीवरी करानी होगी। और साथ ही साथ आपको जो आपके लिए जो रिस्क हो सकते हैं उनकी भी तैयारी पहले से ही कर ली जाएगी डॉक्टर द्वारा। तो इसका ये वैसे मेडिकल टर्म्स में है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आपको बताना चाहूंगी। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही थी कि आप थोड़ा असेसमेंट कर पाए, यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप किस कैटेगरी में, आपको किस लेवल की केयर चाहिए। तो यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको बिल्कुल भी लक्षण नहीं है तो आप B1 कैटेगरी में आती हैं, और अगर आपको कोविड पॉजिटिव है और सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे सामान्य ही लक्षण है तो आप B2 कैटेगरी में आती हैं। और अगर आप प्रेगनेंसी में कोविड पॉजिटिव है और आपको सांस फूल रही है, आपको डिस्किया हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी हो रही है, छाती में दर्द है या शरीर पे कहीं नीले निशान है, तो आप कैटेगरी C में आती हैं। और ये कैटेगरीज आपको हर 24-48 घंटे में अपने लक्षण देखकर, अपने ऑक्सीजन लेवल्स देखकर रिवाइज करनी पड़ेगी। तो यदि आप कैटेगरी C में आ रही हैं तो आपको तुरंत कोविड स्पेशल हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए जाना होगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी B1 में हैं, यानी आपको लक्षण नहीं है, बिल्कुल आप सामान्य हैं, तो यदि 34 हफ्ते से कम आपकी प्रेगनेंसी है तो आप घर पर ही क्वारंटीन रह सकती हैं, लेकिन आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करते रहिए, आप अपने टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए, अच्छी डाइट लीजिए, वेल वेंटिलेटेड रूम में रहिए। लेकिन अगर 34 हफ्ते से ज्यादा आपकी प्रेगनेंसी है तो प्लीज कोविड पॉजिटिव होने पे जरूर एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें। लेकिन अगर आप B2 कैटेगरी में हैं, आपको लक्षण भी आ रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप एक बार हॉस्पिटल विजिट करें, आपके कुछ लैब टेस्ट कराए जाएंगे, आपको अपने डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी होगी, SpO2 लेवल देखना होगा और वॉक टेस्ट करना होगा, जो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो उसके बाद आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको एडमिशन की जरूरत है या आप घर पर ही रहकर रिकवर कर सकते हैं। घर पे रह के जो लोग रिकवर कर रहे हैं B1 कैटेगरी के 34 हफ्ते से कम के लिए, उनको कैसे ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में। एक हवादार कमरे में रहें और अपनी चीजें अलग रखें, बर्तन हो, कपड़े हो, उनको अलग रखें, पौष्टिक भोजन लें, और बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कोविड पॉजिटिव हो गए तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाएं। आप अपने ही कमरे में थोड़ा टहलते रहें, क्योंकि आपको ना के बराबर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें मैं कहूंगी कि आपकी जो आयरन की गोलियां हैं, कैल्शियम की गोलियां और कोई भी जो टैबलेट्स आपके डॉक्टर ने दी हैं, प्लीज उन्हें समय पे लेते रहें। कोविड पॉजिटिव होने से वो आपको नहीं छोड़नी है। इसके अलावा अपने टेम्परेचर मॉनिटर करें, अपने ऑक्सीजन लेवल्स चेक करें और वॉक टेस्ट करें। ये वॉक टेस्ट क्या होता है कि आप पहले अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, फिर आप 6 मिनट तक वॉक करें कमरे में ही, या 40 कदम तक चलें और फिर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। यदि पहले के मुकाबले 3 से 5% तक आपका लेवल गिर रहा है तो इसका मतलब आपका वॉक टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा आप घर पे रह रहे हैं बिना सिम्टम है, अगर आपको सिम्टम आने लगे
लगे, तेज बुखार होने लगे या फिर खांसी हो, जुकाम हो, तो आप B2 कैटेगरी में आ जाएंगे और उसी हिसाब से आपको अपने जाके डॉक्टर से मिलना होगा। इसी दौरान आप प्राणायाम करते रह सकते हैं, मेडिटेशन करते रह सकते हैं, इन सब के लिए मनाही नहीं है। लेकिन एक इसमें मैं जरूरी बात कहना चाहूंगी कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या हल्के लक्षण है, तो जो हमारे इंटरनेट पे पूरा प्रोटोकॉल चल रहा है कि माइल्ड लक्षण वाले ये एंटीबायोटिक खा ले, ये दवा खा ले, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज बिना डॉक्टर की सलाह के वो एंटीबायोटिक्स वो दवाएं ना लें, बिकॉज वो जो एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल्स बताए जा रहे हैं जो आम आदमी डरने से खा रहा है, प्रेगनेंसी में उनमें से कुछ दवाएं नहीं लेनी होती हैं। तो प्लीज यदि आप पॉजिटिव हैं, माइल्ड हैं, तो जो आपके घर में दूसरे पॉजिटिव लोग दवाएं खा रहे हैं, बिना सोचे उन्हें मत लें, अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि उनमें से बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं खाई जा सकती है। अब अगर हम बात करें जिन विषयों की हमने पहले बात की थी कि महिलाओं में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, जो हमने खासकर बात की जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू, मैं सिर्फ महिलाओं से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करूंगी, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं या फिर इनफर्टिलिटी है। यदि ये सब आपको समस्याएं आ रही हैं तो आपको फिर क्या करना है, ठीक है। तो इसके हमारे पास दो रास्ते हैं कि एक तो है प्रिवेंशन और एक है उसका इलाज, ठीक है। तो पहला तो हम कोशिश करें कि हो ही ना, प्रिवेंशन करें। तो कैसे करें प्रिवेंशन? हम सबको पता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए योग करते हैं, प्राणायाम करें और ध्यान करें, बिकॉज आउटडोर एक्टिविटीज बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। योग, प्राणायाम, ध्यान आप अपने घर में ही कर सकते हैं। जैसे पहले अभी डॉक्टर मुक्ता ठाकुर जी ने बताया कि हम घर की दूरी है, यदि आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे और साथ में अपने बच्चों को भी इसकी आदत दिलाएंगी तो आपके बच्चों के का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो यदि आपको ये सब महिला रोगों से संबंधित शिकायतें हैं वो ना हो, आप चाहते हैं, तो प्लीज आप योग करें। तो जो योग है वो जो भी महिला स्वास्थ्य या फिर सभी के स्वास्थ्य की बात करें, हमारे शारीरिक, जैसा मैडम ने भी कहा था कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना काफी नहीं है, तो हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ये इम्प्रूव करता है, जिससे हम इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचे रहते हैं। जो हम प्राणायाम करते हैं इसमें सिर्फ आसन नहीं है, इसमें हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, और जो आसन भी हम कर रहे हैं उसके साथ आपने देखा होगा, अगर आपने अच्छे से आसन सीखे हैं तो कुछ आसनों में हमें कब सांस लेना है, कब छोड़ना है, कब रोकना है, ये हमें बताया जाता है। तो एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। और सबसे ज्यादा फायदा जो पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, इनफर्टिलिटी, आपको कोई ब्लीडिंग इश्यूज हो रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो योग है दैट ब्रिंग पॉजिटिव बायोकेमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस लाता है आपके शरीर में, स्ट्रेस को हटाकर वो सब रोगों से आपको बचाता है, और बचाने के साथ साथ उसकी ट्रीटमेंट भी करता है। यदि आपको प्रणाम जी। हो गए हैं तो भी आप योगाभ्यास करेंगे अगर, तो ये इनमें आपको लाभ मिलेगा। टाइम तो यहाँ पे मैं सर कुछ आसन बता रही हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है सर, ये वही डॉक्टर लीला जी ज्यादा कर पूरा रही है ऊपर डिटेल्स से नहीं है, जा सकती, शिमला से। समय सीमा है। हाँ जी, तो 6:30 बजे कुछ तक का आसन समय विशेष टोटल रूप जी। से महिलाओं के लिए उपयोगी है, खासकर ये आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जी वहाँ सीमा पे जाती है। हाँ जी हाँ जी आपकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव करते हैं, जैसे बद्ध कोणासन है, धनुरासन है, हलासन मैं है, बोल नहीं सकता, मैं मार्जारी डॉक्टर आसन, पंडित जी से विशेष बात रूप करता से हूँ। महिलाओं के लिए बताया गया, भुजंगासन, लोकासन, जी जी इस तरह से ठीक है बहुत सारे आसन हैं ये जो महिलाओं में विशेष रूप से उपयोगी है। इसके बाद जैसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ प्राणायाम के बारे में, बहुत डिटेल में नहीं, और हम सब, मुझे लगता है सभी को प्राणायाम अच्छे से करना आता है, तो बस हमें उसकी प्रैक्टिस हम रेगुलरली नहीं कर रहे हैं। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम हम करते हैं, एक नाक से सांस लेकर फिर छोड़ते हैं, आप सबको ये आता है, मैं उसकी प्रोसेस को अभी नहीं बता पाऊंगी। तो इसकी आपको फायदा ये है कि ये इम्प्रूव करता है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल, जो आजकल का सबसे मेन कंसर्न बना हुआ है। तो अगर आप पहले से कुछ महीनों से प्राणायाम करते आ रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन क्राइसिस शरीर में पैदा हो जाती है कोरोना के बाद, तो उसमें बहुत हद तक आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन का बैलेंस बनाएगा, आपको
कपालभाति जो है वो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन मैं प्लीज आपको सलाह दूंगी कि अपने डॉक्टर से जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लें। सभी आसनों के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं जिनमें वो नहीं किए जा सकते। तो यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज है तो पहले सलाह के बाद आप अपने आसन चुनें कि कौन से आपको करने हैं कौन से नहीं। इसी प्रकार से मेडिटेशन हम सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये हमारी प्रिवेंशन है, लेकिन सिर्फ इसको प्रिवेंशन तक समझना गलत होगा। अभी भी हमारे पास जो भी पेशेंट मैं देखती हूँ पीसीओएस के हो, चाहे हाइपोथायराइडिज्म के हो, चाहे इनफर्टिलिटी के हो, मैं सभी पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ योग, प्राणायाम, ध्यान, क्योंकि वो सिर्फ प्रिवेंशन नहीं है, क्योर में भी उनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। तो यदि फिर भी आपको कोई मेजर इश्यूज आ गए हैं इस कोरोना समय में, आप घर पे हैं, लॉकडाउन में हैं, तो कैसे मैनेज करना है उसका बेस्ट माध्यम है टेलीमेडिसिन। जिस भी पैथी के डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहें, आप एलोपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं उनसे बात करें, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो उनके विशेषज्ञ से बात करें। आजकल हर हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, सभी लोग टेली कंसल्टेशन अवेलेबल करा रहे हैं। आपको फोन नंबर दिए जाते हैं, आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर फोन के जरिए अपने डॉक्टर से संपर्क में रह सकते हैं। और सभी डॉक्टर इसमें जितना मैं जानती हूँ अपने आसपास डॉक्टर्स को सभी बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज सब पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आ पा रहे हैं। तो यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी पड़ा हुआ बिना अपने डॉक्टर से वेरीफाई किए और पूछे कुछ भी करे, चाहे आयुर्वेद का ही हो। एक आयुर्वेद के बारे में बहुत गलत सी भ्रांति फैला दी जाती है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तब नहीं है जब आप सही मात्रा में सही समय पे ले रहे हैं। अगर आप सही चीज को भी गलत मात्रा में गलत समय में गलत तरीके से लेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो अगर आप कोई आयुर्वेद, हेलो ममता जी, हेलो प्लीज में सॉरी सॉरी मैम, आई विल ट्राई। प्लीज 2 मिनट में समाप्त करें। थैंक यू। ठीक है मैम, मैं थोड़ा स्लाइड की जरूरी स्लाइड बता देती हूँ। ये कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो हम आयुर्वेद में करते हैं, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि प्लीज डॉक्टर की सलाह पर ही सभी मेडिसिन लें। तो अभी अगर हम कोविड की बात करें तो इसका क्या समाधान है, महिलाएं क्या कर सकती हैं? क्योंकि महिलाएं परिवार की रीढ़ है, तो हमारे हाथ में बहुत कुछ है कि हम इससे सावधानी और बचाव अपने परिवार का सुनिश्चित करें। कैसे करें? तो हम सब जानते हैं इसका इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इसको कहते हैं। तो हमें प्रिवेंशन करना है, कैसे करना है? हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। अब इसमें मैं बहुत डिटेल में, क्योंकि समय बहुत ही कम है, नहीं जाऊंगी कि क्या क्या दवाई कैसे लें। समस्या इस समय ये है कि हमारा इस समय इम्यूनिटी के नाम पे कुछ भी जानकारी से भरा हुआ है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ऑथेंटिक सोर्स से जो जानकारी होती है उस पे ही भरोसा करें। जैसे कि हमारा भारत सरकार का जो गाइडलाइंस या ये आयुष मंत्रालय की है गाइडलाइंस आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस ये है कि आप गर्म पानी पिए, प्रतिदिन 30 मिनट योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान करें। इसके अलावा अपने जो खाने में हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन आदि का प्रयोग करें। च्यवनप्राश के लिए बताया गया है, सुबह शाम च्यवनप्राश खाएं। और ये आयुष काढ़ा के बारे में आप सबने सुना होगा, ये आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, इसे आप ले सकते हैं। हल्दी जो है गोल्डन मिल्क का सेवन करें, आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है। इसके अलावा नत्स्य और कवल यानी अपने दिमाग में तेल की बूंदें टपकाना में 4 साल बाद जब पूरा टोटल ठीक होगा ना तब बनूंगी। या नारियल के तेल को रख के कुछ समय तक उसे रखें और इधर घुमाएं, पीना नहीं है, उसे बाहर इस तरह से आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है, जिसे अभी फिर से 12 से एडिशनल के लिए बताया गया है। तो जहाँ गाइडलाइंस के लिए तो जरूर इस तरह ये सब बेनिफिट्स इसकी मैडम ने खत्म करने को कहा है। मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट
सबसे जरूरी चीज है कि ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, जो आप किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी धर्म के हो, किसी लिंग के हो, किसी वय के हो, आपको ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जरूर करनी है। हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा लापरवाही की, इसीलिए आज हम सेकंड वेव में इतना ज्यादा जूझ रहे हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है, छोटे बच्चे को भी पता है। वॉश योर हैंड्स, मास्क पहनो, अपने मुंह आंख नाक को मत छुओ, डिस्टेंस मेंटेन करो, आइसोलेट करो। आइसोलेट में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी समस्या है, मैम एक मिनट बस मैं समाप्त कर दूं, लास्ट मिनट जी। तो आइसोलेट में मैं बस एक चीज, अभी जो हमारी सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम जब लक्षण आ रहे हैं तो कुछ दिन तक डिनाइल मोड में रह रहे हैं कि कोई और होगा, वायरल फीवर होगा, टाइफाइड होगा। जैसे ही लक्षण आए प्लीज मास्क पहने और आइसोलेट हो, भले ही वो कोई और बुखार निकले बाद में, लेकिन आइसोलेशन जल्दी अच्छे होते ताकि दूसरे सदस्यों को ये नहीं फैले। मैडम मैं कोविड वैक्सीनेशन के बारे में कुछ 2-4 स्लाइड बताना चाह रही थी, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगली बारी मैम, सॉरी मैं बस ये एक स्लाइड बता देती हूँ बिकॉज ये महिलाओं से रिलेटेड है, अगर आप इजाजत दें तो। ये मैं बस ये कहना चाह रही थी, कुछ भ्रांतियां महिलाओं में है, कंफ्यूजन है, क्योंकि अब 18 से 45 में शुरू हो गई है वैक्सीनेशन, तो महिलाओं में ये भ्रांति है। अगला स्पीकर वैक्सीनेशन का है। हेलो ममता जी। ठीक है मैम। हाँ ओके मैम आपने मुझे थैंक यू। टॉपिक क्या होगा? ठीक है मैम, ठीक है रहेगा, ठीक है। ममता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, डिटेल जानकारी दी। टाइम बहुत कम था, सुनने को बहुत था, सॉरी हमने आपको बीच रोका। अब नेक्स्ट थैंक यू मैडम। हाँ जी मैम धन्यवाद। हमारे कुछ अन्य सदस्य आए हैं। डॉक्टर चमन चौहान, अध्यक्ष आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश, उनका स्वागत है। उनके साथ ही डॉक्टर हेमराज जी, महासचिव आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर अनिल मेहता, प्रांत उपाध्यक्ष आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश शिमला। प्रोफेसर महेश दधीच, डीन MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कानपुर। प्रोफेसर मीनू पराबिया जी राजकोट गुजरात से। प्रोफेसर राकेश धम्मन बबरोला से। डॉक्टर योगेंद्र बहुगुणा देहरादून से जुड़े हैं। और डॉक्टर पुनीता गुप्ता जी दिल्ली से। डॉक्टर वंदना शर्मा अंबाला से। डॉक्टर मनोरमा शर्मा, डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री भोपाल से जुड़े हैं। आप सबका इस संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी अपने उद्बोधन के लिए। नमस्कार लीला शर्मा जी, धन्यवाद। मनिंदर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वक्ता के तौर पे निमंत्रित करने के लिए। आरोग्य भारती हिमाचल प्रांत एवं अमृत हिमालय फाउंडेशन को भी मेरा साभार धन्यवाद। इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त आरोग्य भारती के कार्यकर्ता एवं अन्य बंधु एवं भगिनीगणों को मेरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर शब्दों में मुक्ता ठाकुर जी ने चित्रण किया है स्त्री की शक्ति का और उसके स्वरूप का, और उतने ही विस्तार से ममता जी ने बहुत ही अच्छे से पूरी सारी समस्याएं जो महिलाएं सामना कर रही हैं वो बताया और उसका बहुत ही सुंदर तरीके से समाधान बताया। मुझे जो विषय दिया गया है वो है कोरोना काल में टीकाकरण। तो इससे संबंधित सारी भ्रांतियां और सारे विषय वस्तु पर मैं प्रकाश डालूंगी, लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले स्त्री दुर्गा शक्ति से हम उनका आशीर्वाद लेते हुए कार्यक्रम में और इस कर्तव्य में आगे बढ़ते हैं। देही सौभाग्य देही में परमं सुखम, देही जयम देही यशो देही यशो जय। 3 वर्ष पूर्व जब महादेव के ध्यान में लीन हो हम बैठे थे तो मैंने सर्वत्र संपूर्ण विश्व में चिताएं जलती देखी, तो मेरा ध्यान भंग हो गया और मुझे यकीन नहीं था कि मेरे जीते जी वो परिदृश्य मुझे सर्वत्र देखने के लिए मिलेगा कि चारों ओर देश जल रहा है। फिर से जैसा कि मुक्ता ठाकुर जी ने आह्वान किया था कि स्त्री शक्ति को जगाने की जरूरत है और इस देश को बचाने की जरूरत है, और इसमें बचाने में हमारे पास संसाधन क्या क्या हैं।
हमने देखा कि स्त्रियों पे क्या असर पड़ रहा है, कौन सा ऐसा जीवन का पक्ष है, कौन सा ऐसा आयाम है जिस पे असर नहीं पड़ रहा, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, हर तरफ से परेशानियों के थपेड़े पड़ रहे हैं। कैसे हम इन सारी समस्याओं का सामना करें, बहुत सुंदर तरीके से ममता जी ने बताया कि हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी एक व्यक्ति की भी है, एक परिवार की भी और संपूर्ण समाज की भी। हम सबको मिलकर के इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। इम्यूनिटी के बाकी सारे आयाम को ममता जी ने कवर किया और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है एक अच्छी दिनचर्या से, आहार विहार विचार से, एक पारिवारिक सामंजस्य से और समाज की सहभागिता से। दूसरा पक्ष जो इम्यूनिटी बढ़ाने का है वो है वैक्सीनेशन। उस पे मैं कुछ प्रकाश डालूंगी, लेकिन ये हम जान ले कि इम्यूनिटी गड़बड़ किन चीजों से होती है। ये सारी समस्याएं जो महिलाएं सारे जीवन के जो सारे पक्ष पे आघात और आफत आ रही है, इन सब से जो मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन होता है, उससे भी इम्यूनिटी डाउन होती है। और हमने देखा कि कोरोना जो है किसको ज्यादा पकड़ता और प्रभावित करता है, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी कम किनकी होती है? जो डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, कैंसर के मरीज हैं और प्रेगनेंसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है। और अब की बार आपने देखा होगा कि महिलाएं ज्यादा चपेट में आ रही हैं। पिछली बार ऐसा नहीं था, लॉकडाउन के कारण काफी हद तक महिलाएं बच गई थी, लेकिन अब की बार कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो महिलाएं बहुत ज्यादा चपेट में आ रही हैं। तो हमारे पास जब ये तूफान हम पे अटैक कर रहा है तो ऐसे क्या क्या संसाधन है जिससे हम बच जाएं। कहा जाता है कि जब तूफान आए तो वो उड़ जाता है जो तन के खड़ा है और वो बच जाता है जो झुक गया या फिर वहां से भाग गया। अर्थात वही तरीके हैं बचत के, यानी लॉकडाउन और खुद को भीड़ भाड़ से दूर रखना और दूसरा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। इम्यूनिटी के बढ़ाने का जो मुझे एक वो मिला है, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो आ रही है। मुझे जो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो पक्ष मिला है वो है वैक्सीनेशन। ये जानने की जरूरत है कि वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी में कैसे बढ़ोतरी करता है, क्योंकि वैक्सीनेशन से जुड़ी अनेकों भ्रांतियां हैं। हमारा जो लक्ष्य है वैक्सीनेशन प्राप्त करने का, उसके सापेक्ष मात्र 50 से लेकर 55% ही पूरा हो पा रहा है प्रतिदिन वैक्सीनेशन में। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन कैसे मदद करता है। वैक्सीनेशन जो है व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता है, साथ में पूरे समाज में इस वायरस का प्रसार भी रोकता है। इसके उदाहरण है आपके इजराइल ने लगभग 60 से 70% वैक्सीनेशन कर लिया है और बहुत ही कम मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है संक्रमण और मृत्यु दर वहां पे। और ब्राजील में भी एक शहर है सेरेना, जहां पर कोई संक्रमण नहीं है, वहां पर उसने लगभग 90% वैक्सीनेशन दर अचीव कर लिया है। तो हमारे देश में कितना वैक्सीनेशन दर है? हम लोग अभी मात्र 1.5% लोगों का वैक्सीनेशन कर पाए हैं। तो वैक्सीनेशन कैसे कार्य करता है? जब वैक्सीन हमारे शरीर में डाला जाता है तो वो हमारे एक्टिव इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये एक्टिव इम्यूनिटी हमें इस वायरस और इस कीटाणु से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है। हमारे पास इस देश में अभी फिलहाल 2 वैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दोनों ही कोई भी लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है। जो इसमें जो कोवैक्सीन है, जो इंडिजिनसली भारत में प्रोड्यूस हुआ है, ये इसमें जो है वायरस को किल करके ये बनाया जाता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि की बात ये है कि 3 से 4 साल वैक्सीन बनाने में लगते हैं, लेकिन मात्र एक ही मेरी फोटोग्राफ आ रही है, हेलो, हाँ, मात्र 1 साल में ही ये वैक्सीन ट्रायल पूरा करके ये कर लिया गया। और हमारे लिए गौरव की बात ये है कि हमारे आरोग्य भारती से 2 लोग जुड़े थे जो वैक्सीन के ट्रायल में प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, जो दोनों सदस्य हैं, और उनका ये फीडबैक था कि इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीनेशन के। तो ये वैक्सीन का बहुत ही एक अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिला। मैंने बताया कि आपके विश्व में कितना अच्छा ये प्रभाव दे रहा है और लोगों के प्राण बचा रहा है। आपने देखा होगा कि चीन में वायरोलॉजी लैब में न सिर्फ घातक वायरसों पे रिसर्च हो रहा था, उन लोगों ने वैक्सीनेशन डेवलपमेंट पे भी रिसर्च किया और आपने ये पाया होगा कि अभी वहां पर कोई दूसरी लहर नहीं आई, उन्होंने अपने जनता को वैक्सीनेट किया।
तो अब हम लोग भी चाहते हैं कि ये वैक्सीनेशन की मुहिम सारी महिलाएं और आगे आएं और परिवार के हर सदस्य को वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन से जुड़ी जो भ्रांतियां हैं, जो पॉइंट्स आते हैं अक्सर जनता में, वो है कि क्या ये हमें एफिकेसी है इसकी, क्या ये हमें प्रोटेक्शन देगा। तो अभी जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो है 70 से 90% एफिकेसी है। मैं अपने यहाँ का उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है, लगभग 125 लोगों का वहाँ वैक्सीनेशन विगत 3 माह में हो चुका है। उसमें से वैक्सीनेशन में किसी को भी किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी के गंभीर लक्षण नहीं आए, और शुरू के ही आधे घंटे में जो किसी को देखा जाता है कि कोई रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, तो आधे घंटे में एक व्यक्ति को सिर्फ थोड़ी कमजोरी का एहसास हुआ और इतने अच्छे इसके सकारात्मक परिणाम रहे। हमारे यहाँ 5000 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है और उन 5000 हेल्थ वर्कर्स में 25% कोरोना पॉजिटिव हुए, क्योंकि उन्हें कोरोना वाले मरीजों के बीच जाकर के कार्य करना पड़ता था, लेकिन उन 25% में भी हल्के लक्षण रहे। और ये प्रमाण है कि वैक्सीन कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। प्रश्न जो पूछा जाता है वो वैक्सीन से रिलेटेड अक्सर ये होता है कि मुझे वैक्सीन लग गई कोवैक्सीन, क्या मैं कोविशील्ड दूसरा डोज लगवा सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। आपकी जो वैक्सीन लगी हो, जिसको कोविशील्ड लगी है, उसको दूसरी डोज कोविशील्ड की ही लगनी चाहिए। अंतराल इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? दोनों वैक्सीन के बीच में अंतराल 4 से 8 हफ्ते तक का हो सकता है। लेकिन समय पे, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, समय पे वैक्सीन लगवा ले ताकि अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाए शरीर में। ये भी पूछा जाता है कि अगर एक मरीज को कोरोना हो गया तो अब वो वैक्सीन कैसे लगवाए। तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को वो अगर जिस दिन से सिम्टम्स आए हैं उस सिम्टम्स के 1 माह पश्चात वो वैक्सीन लगवा सकता है। कई बार प्रश्न ये आते हैं कि मरीज को 1 डोज वैक्सीन लगी थी और फिर उसको कोरोना हो गया, तो क्या ये कोरोना वैक्सीनेशन के कारण हुआ? वैक्सीन जितनी भी उपलब्ध है भारत में, किसी में भी लाइव कोरोना वायरस नहीं है और वैक्सीन लगने के बाद किसी को भी कोरोना नहीं होता है। क्योंकि वो वातावरण में है या वो सेंटर पे गए या वो कहीं भी बाजार में घूम रहे हैं, वहां से हो सकता है उन्होंने कोरोना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब कोरोना ठीक हो जाएगा, जब से उसके लक्षण शुरू हुए उससे लेकर 1 महीने बाद तक वो अपना वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा कर सकते हैं। और प्रश्न पूछे ये जाते हैं कि क्या वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज, पहला डोज जो है, क्या वो हमें इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है? कई बार भ्रांति होती है। मरीज जो है ना, वो आजकल वैक्सीन नहीं लगवा रहे, वो कह रहे हैं वैक्सीन लगते ही हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी गिर जाएगी और इसके कारण वैक्सीन हम जब कोरोना चला जाए तब लगवाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक डोज लगते ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाती है कि वो आपको प्रोटेक्शन देता है। कई लोगों का अनुभव कथन है, जैसे मैंने अपने यहाँ भी देखा कि कई वृद्ध लोग भी कोरोना के चपेट में आ गए थे। किसी को 1 वैक्सीन डोज लगा था और किसी को दोनों डोज लग गए थे। ये इनके बाद उनकी रिकवरी अच्छी हुई और वो बच गए। यानी वैक्सीन किस प्रकार की आपको प्रोटेक्शन देता है? वो ना सिर्फ आपको इस रोग से बचाता है, यदि अगर रोग हो गया तो उसके लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं, और दूसरा वो मृत्यु से या आईसीयू में वेंटिलेटर पे जाने से भी बचाता है। अब रही वैक्सीनेशन की महिलाओं में बात, अक्सर प्रश्न आता है कि ये फर्टिलिटी पे असर तो नहीं डालता, बांझपन तो नहीं कर देता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं डालता है वैक्सीन। और दूसरा, महामारी से संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं कि यदि पीरियड्स हो रहे हैं तो क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो वैक्सीनेशन का पीरियड से कोई उसको लगाने से कोई संबंध नहीं। किसी भी समय ये वैक्सीन लगवाया जा सकता है। जब आपका डेट और समय आया है आप वैक्सीन लगवा लें। तीसरा जो प्रश्न आता है वो ये है कि क्या गर्भवती महिलाएं अथवा जो स्तनपान करा रही हैं, क्या ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? तो ये एक ग्रे एरिया है। यहाँ पर हमारे देश में उपलब्ध वैक्सीनेशन के लिए अभी कोई भी ऐसा सरकारी गाइडलाइन नहीं अभी उपलब्ध हुई है कि वैक्सीन लगाया जा सकता है कि नहीं। इनफैक्ट फैमिली हेल्थ वेलफेयर ने वैक्सीनेशन के विरुद्ध ही टिप्पणी की है। लेकिन फॉक्सी गाइडलाइंस ने जो रिसर्चेस संपूर्ण विश्व में हो रहे हैं उसके आधार पे ये अनुमति दी है कि यदि महिला, क्योंकि कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी
स्कूल में या बच्चों में देखने के लिए नहीं मिल रही है। कई हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन लगवाया है और उसका कोई दुष्प्रभाव महिलाओं पे और बच्चे पे नहीं देखा गया है। तो फॉक्सी गाइडलाइंस अब ये कह रही हैं कि ये वैक्सीन जो है, आप यदि महिला को पूरा काउंसलिंग किया जाए, वैक्सीन के लाभ बताए जाए और यदि वो ये निर्णय लेती है कि नहीं मुझे अपना वैक्सीनेशन कराना है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स उस वैक्सीन की सुविधा उस महिला को दे सकते हैं। धीरे से ये सरकारी गाइडलाइन भी होपफुली आ जाएगी समय में। पूरे विश्व में mRNA वैक्सीन पे जो रिसर्च हो रहा है, जो लगभग अमेरिका में 35,000 महिलाओं को दी जा चुकी है, उसमें ये पाया गया है कि ना सिर्फ ये बहुत ही अच्छा ये वो देती है, प्रोटेक्शन देती है गर्भवती माँ को, बल्कि जो एंटीबॉडीज माँ में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पैसिव इम्यूनिटी नवजात शिशु को भी देते हैं प्लेसेंटा के अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू और स्तनपान के द्वारा भी। तो बच्चा भी प्रोटेक्ट होता है वैक्सीनेशन से। तो ये महिलाओं का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वैक्सीनेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इससे संबंधित और भी अनेक प्रश्न होपफुली यहाँ देख रहे दर्शकगण के मन में होंगे जो देना चाहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा अस्त्र है जिसपे हम सब लोगों को मंथन करके आगे आना पड़ेगा ताकि देश का एक एक व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए और उससे हमें फायदा ये मिलेगा कि ना सिर्फ ये एक अच्छी हर्ड इम्यूनिटी उत्पन्न करेगा, एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के उत्पाद से बचाएगा, उसका प्रसार रोकेगा और ये होने वाले म्यूटेशंस को भी रोकेगा। जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, तरह तरह के नए स्ट्रेन्स चले आ रहे हैं, उनसे भी बचाव करेगा जब इम्यूनिटी पूरे के पूरे हर्ड की ये बढ़ा देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ रंजीत जी मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी और आगे का कार्यक्रम 2019 You mean the year 2019? Yeah, year. Okay. सारी वाली बहुत सी मोटिवेशन सब लोगों को हुई होगी, बहुत सारे भ्रम भ्रांतियां खत्म हुई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की संगोष्ठी को अगले पड़ाव में मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री मनिंदर जी को अपने विचार हमारे सामने रखें। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वह नए जुड़े सदस्यों की जानकारी के लिए आरोग्य भारती से के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें आरोग्य भारती के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करने का मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद मनिंदर जी। धन्यवाद लीला जी। आज के इस वेबिनार में उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश आरोग्य भारती की महिला प्रमुख डॉक्टर लीला शर्मा जी, शिमला से जुड़े हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मुक्ता ठाकुर जी, कानपुर हरियाणा के महिला विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े विशिष्ट वक्ता डॉक्टर ममता रानी जी, कानपुर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमारे साथ डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी। आरोग्य भारती हम जैसे देख पा रहे हैं कि काफी स्थानों से हमारे साथ आरोग्य भारती कार्यकर्ता जुड़े हैं। मुझे इतना नाम शायद नहीं पता चल पा रहे हैं, लेकिन और जितने भी अन्य श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हैं गूगल मीट या फेसबुक के माध्यम से, सभी का सभी को सादर नमस्कार और अभिनंदन। माफ कीजिएगा अगर मैं किसी का नाम ना ले पाई हूँ, क्योंकि मुझे इतना स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना पता लग रहा है कि काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी का मैं स्वागत करती हूँ हम वेबिनार में। तो जैसा कि आज वेबिनार बहुत ही, जो हम कह सकते हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धन रहा है और हमें फ्री जो है स्वास्थ्य के विषय में बहुत ही, जो इस कोरोना काल में जो एक गंभीर और एक आवश्यक विषय है उसके विषय में जो ज्ञानवर्धन हमारे विदुषियों ने हमें दिया है। जो मुक्ता जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने नारी शक्ति और जो समाज में उसकी सार्थकता के विषय पे हमें बताया, नारी स्वास्थ्य के विषय में जो इस कोरोना विषय में, कोरोना के समय में जूझ रही हैं उसके विषय में ममता जी ने प्रकाश डाला। इसी तरह वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है और महिला स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है, उस सभी विषयों की जानकारी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी ने दिया। तो इस सभी ज्ञानवर्धन के लिए ये इस समय की बहुत कह सकते हैं कि आवश्यक ये विषय था, बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो
आज इस वेबिनार में रखा गया है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत आभार। WHO के अनुसार जो कोरोना की चपेट में आने वाली जो महिलाओं के मुकाबले में जो पुरुषों की संख्या है ज्यादा रही है, जो उनकी स्टडी कहती है। लेकिन जो इस महामारी में खासकर जो हम कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से परिवारों में जो ज्यादा अगर प्रभावित हुई है तो वो महिलाएं हुई हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर ममता जी ने इस विषय पे हमें बताया है। हम देख सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि लॉकडाउन जो है मातृशक्ति के लिए ये अधिक कठिन समय रहा है। उन पर एक तरफ तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां थी वो बड़ी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें आर्थिक दबाव, घरेलू हिंसा, मानसिक दबाव और अनेकों ऐसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा है। इसी तरह की कुछ स्टडीज जो है UN विंग, महिला विंग जो है और महिला क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं ने भी कुछ सर्वेक्षण किए हैं। उनके अनुरूप भी जो स्वास्थ्य प्रणालियों के ऊपर जो इस समय नारी जो दबाव पड़ा कोरोना की वजह से, उसकी वजह से जो नारी स्वास्थ्य था वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गर्भिणी जो स्त्रियां थी या जो प्रसव संबंधी जो दिक्कतें थी वो सेवाओं के भाव के चलते जो है उसमें भी प्रतिकूल जो है हमें प्रतिकूलता अनुभव हुई है उसमें। इसी तरह से बाल विवाह जो है और बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट उनकी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। और नॉन एसेंशियल कमोडिटीज जैसे हमने इस समय में देखा है कि उसको ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई, तो इसके चलते जो सैनिटरी पैड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव इस तरह के जो प्रोडक्ट्स थे वो उनके संकट की वजह से जो है सेहत का जो हाइजीन की प्रॉब्लम की वजह से खतरा बढ़ गया। तो इसी तरह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनका जिक्र आज इस वेबिनार में बड़ी डिटेल में हुआ है, उनका सामना जो है मातृशक्ति को हम शंका नहीं करते हैं कि इसको करना पड़ा है। ये तो था नकारात्मक की जो स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हुई, लेकिन इस लॉकडाउन का कुछ सकारात्मक पहलू भी रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस समय में हम पूरा समय जो है हम कह सकते हैं हाउस अरेस्ट में रहे हैं और इसकी वजह से हमने अपनी जरूरतों को काफी सीमित करके जीना सीख लिया है, क्योंकि ह्यूमन रेस जो थी इस समय टेस्टिंग टाइम से गुजर रही है और समय की मांग के अनुसार माफ कीजिएगा, नेटवर्क इश्यू थोड़ा हो गया था। जो टेस्टिंग टाइम से इस समय गुजर रही है और उसके फलस्वरूप जो हम कह सकते हैं समय की जो मांग है उसके अनुसार हमने अपनी आदतों और जीवन शैली जो है उसमें काफी सुधार किए हैं जो जरूरी थे और उसके फलस्वरूप हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो जहां नकारात्मक हमें काफी पहलू देखने को मिले, उसी तरह से काफी सकारात्मक भी आए हैं। इसी दौरान हमने काफी समय अपने परिवार जनों के साथ बिताया है, उसकी वजह से जो है रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। जॉइंट फैमिलीज की महत्ता हमें जो है इस समय समझ में आई है। हमने ज्यादा से ज्यादा जो समय है योग, एक्सरसाइज या इसमें हम समय दे पाए हैं अपना, तो ये भी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक पॉजिटिव स्टेप रहा है। पूरी दुनिया जो है आज हम कह सकते हैं भारतीय ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार करना, शाकाहारी या सात्विक भोजन, योग, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये सारे पहलू हम कह सकते हैं इनकी तरफ मुड़ी है। और आज सभी हम देखते हैं घर घर में हर इंसान जो हम चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी को, बच्चा हो, बड़ा हो, सभी इम्यूनिटी बिल्डिंग और इम्यूनिटी बूस्टिंग की आज बात कर रहे हैं। तो हम इन सब के बावजूद हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि इस महामारी ने हमारे समाज में जो भारतीय होने का जो गर्व है और जो भावना है उसको प्रबल भी किया है। जैसा कि हमने देखा किस तरह एक भारतीय ने दूसरे भारतीय के समय में जैसे जरूरत थी उनको सेवाएं उपलब्ध कराई, जैसे जो लोग भूखे थे उन तक खाना पहुंचाने की सेवा हुई या औषधि पहुंचाने की सेवा हुई है। इस तरह से बहुत सारी सेवाएं हम लोगों ने समाज में एक दूसरे को उपलब्ध करवाई है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि कोई भी समस्या
जहाँ अपने साथ जो है जो समस्या आती है वो अपने मूल में अपना एक अवसर भी साथ में लेके आती है, जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी साथ में आती है। बस इन अंतर जो होता है वो इतना ही होता है कि हम अपने निजी दृष्टिकोण से हम उसको कैसे देख पाते हैं। जहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण वाला जो व्यक्ति होता है, इसको एक डिस्ट्रक्टिव विश्लेषण अगर उसका जब करता है तो केवल वो स्वयं भी हतोत्साहित होता है और उसके संपर्क में आते हैं उनके सभी लोगों को नकारात्मक भी वो निराश और हताश करता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को देखते हैं तो इस महामारी का जो कंस्ट्रक्टिव विश्लेषण करते हुए वो मानव सेवा के नए नए अवसर जो है वो तलाश कर भी लेता है। अन्यों के लिए जो है वो न केवल प्रेरणा स्रोत बनता है बल्कि स्वयं भी सेवा जो है वो परम पिता जो परमात्मा हम उसकी सेवा करने जो अवसर निमित्त बनता है बाकी करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते थे कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो यही जो है मूल उद्देश्य हम भारतीयों का पहले भी रहा है, सदियों से रहा है और इसी को हम आगे भी इस कोरोना काल में हमने इसको पूर्णतः जो है इसको निभाया है और आगे भी आने वाले समय में निभाएंगे। जहाँ एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो वहीं जो हम कह सकते हैं ऐसे विचारों वाले जो कार्यकर्ताओं का संगठन है जैसा कि आरोग्य भारती है, समाज को स्वास्थ्य की दृष्टि से एक नई दिशा और दशा भी प्रदान कर सकता है। तो आप सब काफी लोग तो हम आरोग्य भारती से जुड़े हुए हैं, वे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आरोग्य भारती जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूक करने वाला स्वयंसेवी लोगों का एक सेवा संगठन है, जो कि अपने मूल उद्देश्य यानी कि स्वस्थ जीवन शैली और जो प्रिवेंटिव अप्रोच टू हेल्थ है उसकी पूर्ति हेतु सन 2002 में ये अस्तित्व में आया और तभी से यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता का कार्य निरंतर जो है समाज में बढ़ रहा है। दिन दुनी रात जो हम कह सकते हैं तरक्की होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और सेवा भाव से अपनी सेवाएं समाज तक पहुंचा रही है। तो ऐसे समय जो कोरोना समय था, इसमें इस समय में भी हमारा संगठन जो है अपनी भूमिका से बखूबी निभाई है और अभी भी निभा रहा है और आगे भी निभा रहा है। तो इसी सकारात्मक विश्वास के साथ जो मैं अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मनिंदर जी, आपने बहुत अच्छे से आरोग्य भारती के बारे में लोगों को परिचित कराया। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी युवा सदस्य डॉक्टर उषा सनोरिया ज्वालामुखी से, जो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आए। डॉक्टर उषा प्रिया। लीला जी, अगर देख लीजिए, अगर समय है तो 5 मिनट, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वो आप देख लीजिए, अगर 5 मिनट देना चाहें। हाँ, 5 मिनट का समय है। किसी भी सदस्य की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, वो सबसे सीमा दीदी से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या कोविशील्ड भी उतनी ही बढ़िया है जितनी कोवैक्सीन? हाँ, दोनों की एफिकेसी लगभग एक जैसी है। कई जगह तो कोवैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा बढ़िया बताई जा रही है। पर हमें तो कोविशील्ड ही लगी। नहीं, कोई बात नहीं, हमें भी कोविशील्ड ही लगी है लेकिन अच्छी एफिकेसी है। मेरे को सारे कोरोना मरीजों के बीच जाना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि अभी हम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोनों की एफिकेसी एट पार है, एक जैसी है और अभी हमारे हाथ में चॉइस नहीं है, हमें जो भी उपलब्ध करा रही है सरकार वो हमको लगवानी होगी। तो दोनों की एफिकेसी अराउंड 80% है और इसका असर जो है लगभग जो अनुमानित है कि साल भर तक इसकी एक एफिकेसी और वो प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद फिर बूस्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी नए स्ट्रेन के मुताबिक। जी, और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर सीमा जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। डॉक्टर सीमा जी, ये भ्रांतियां हैं कि फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लगवाने के बाद कई दिन तक पेशेंट को घर में ही रहना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, तो क्या एक लिमिट है
कि इतने दिन तक वो घर में ही रिस्ट्रिक्टेड रहे? ऐसा नहीं, एक्चुअली देखिए ये भ्रांतियां हैं कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है। आपने देखा होगा जो इसके वैक्सीनेशन के हल्के लक्षण है, हल्के लक्षण होते हैं वैक्सीनेशन लगने के बाद, जैसे हल्का बुखार आया, बदन दर्द, तो ये इम्यून रिएक्ट कर रहा है, जो आपका इम्यून मैकेनिज्म है वो रिएक्ट कर रहा है वो डेड वायरस पार्टिकल्स को जो शरीर में गए हैं, तो इम्यून रिएक्शन हो रहा है, मतलब इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इम्यूनिटी डाउन होती है। सारे एक्सपर्ट से भी इस बात पे चर्चा हुई थी, तो आपकी इम्यूनिटी फर्स्ट डोज के बाद भी बूस्टअप होती है। लेकिन ये चीज है, एक्चुअली होता क्या है, वैक्सीन लग जाती है तो जनता इस भ्रम में आ जाती है कि अब तो हम सेफ हैं और सारा प्रिकॉशन और मास्क हटा के वो लगती है घूमने। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो वैक्सीन लगने के बाद जो पूरा प्रोटेक्शन आता है वो आता है आपका 2 वैक्सीन के बीच में 1 महीना, और उसके आगे 1 महीना, 1.5-2 महीने बाद एक कंप्लीट प्रोटेक्शन आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैक्सीन लगाने के बाद भी प्रोटेक्शन, और वो भी प्रोटेक्शन जो है 70 to 80%, 20% तो तब भी नहीं है। तो आपको ये प्रिकॉशन तो लेना ही है, मास्क का, और भीड़ भाड़ से आप बचें। डॉक्टर सीमा, मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से बोल रही हूँ। मैं ये जानना, मुझे दोनों वैक्सीन हो चुकी हैं, और जैसे लोग कहते हैं बुखार आ रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक रही हूँ, मेरी उम्र 78 ईयर्स है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मैं कई महीनों से घर में ही हूँ, मेरे को बोला जाता है कि आप बुजुर्ग हैं, घर से बाहर ना निकले, अगर मैं निकलना चाहूँ तो निकल सकती हूँ क्या? आप बिल्कुल निकल करके बाहर वॉकिंग कर सकते हैं खुली जगह पे। नहीं, मैं अपने घर में वॉकिंग वगैरह तो करती हूँ, जैसे भाई बहुत दिन हो जाते हैं रिश्तेदारों को मिले हुए, घर पर में गए हुए। मास्क लगा के आप पार्क में जा सकती हैं, आप घूम फिर सकती हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके से आपको बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने परिवारों में जा सकती हूँ क्या, रिश्तों में? देखिए, परिवारों में आप डेफिनेटली हाई रिस्क में आती हैं, और ये जो है ज्यादातर वृद्धों को संक्रमित करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ये जो वायरस है। तो परिवारों में दूसरे को मान लीजिए कोरोना हुआ है तो वो आपको कष्ट में डाल सकता है। जैसे मेरे पिताजी को 1 डोज लग गई थी, उसके बाद उनसे मिलने 4 लोग आए, उन्हें 1 डोज लगे 15 दिन हुआ था, वो संक्रमित हुए, भले उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया लेकिन एक्सरे में फाइंडिंग्स थी, लेकिन फिर वो उनका सैचुरेशन 93 के नीचे फॉल नहीं किया, वो सुरक्षित बने रहे और अभी बिल्कुल ठीक है। मेरे साथी हैं यहाँ पे। मेरा ऑक्सीजन लेवल तो 94, 93, 95 चलता है। मैं रेगुलर चेक करती हूँ इसको। तो आप प्राणायाम करिए, 99 हो जाएगा। प्राणायाम भी करिए, हाँ, वो भी तरीका अपनाना पड़ेगा इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए वैक्सीनेशन के अलावा। ठीक है, कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी, अभी थोड़ी कम है। मेरे पिताजी का 99 है, वो अभी हो रहे हैं लगभग 75 साल के, लेकिन पूरा प्राणायाम सब करते हैं। अच्छा, 94 मतलब कम है मेरा। हाँ, थोड़ा अब मेरे पिताजी के मुकाबले तो कम है, उनका 98 है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। Your question, please. Last take. दीदी फर्स्ट डोज लगवाने के बाद अगर कोई टेम्परेचर नहीं आया तो इसका क्या मतलब है? देखिए, और ऐसा है, दीदी मैंने ये देखा है कि जो जितने यंग लोग थे उनको ज्यादा फीवर और सारी समस्याएं हुई, और जितने बूढ़े लोग थे मैंने देखा उनको बड़ी कम हुई। तो इसका मतलब ये है कि यंग लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो यंग है, वो मुस्तैदी से जवाब देता है, और जो बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम है वो बैठा हुआ है, तो वो रिस्पॉन्ड इतना नहीं किया, ऑल्दो वैक्सीन उन्हें भी पूरा प्रोटेक्शन देती है। तो इसलिए अगर फीवर वीवर आ रहा है तो वो एक अच्छा साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। इम्यूनिटी कैसे, वैक्सीनेशन कैसे काम करता है, जो वो गया डेड पार्टिकल्स शरीर के अंदर गए तो आपका इम्यून सिस्टम अब उसको पहचान लेता है कि अच्छा ये वायरस है, इसकी ये शक्ल है, सूरत है, सीरत है, ये पहचान करके वो मेमोरी बना लेता है कि अब मैंने इसको पहचान लिया, अब ये मेरे मेमोरी में है, मेरी याददाश्त में है, अगर दोबारा ये आया तो इसको पटक के मारेंगे। तो अब वो जो मेमोरी बन गई, वो मेमोरी 1 साल तक काम करती है। कभी भी बीच में वायरस आया तो आपका इम्यून सिस्टम अब मुस्तैद हो गया, तैयार हो गया, अब वो मुकाबला वायरस से करेगा। इस प्रकार से आपकी वैक्सीनेशन काम करती है। जो यंग लोग होते हैं उनकी मजबूत इम्यूनिटी होती है, और बाकी लोगों की इम्यूनिटी को भी ये बूस्टअप करता है। तो ऐसी कोई उसकी चिंता की बात नहीं है अगर फीवर नहीं आया तो, लेकिन प्रोटेक्शन पूरी देता है। धन्यवाद डॉक्टर कुशा सनोरिया, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए।
आमंत्रित हैं। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद भी। और आज का जो ये वेबिनार था कोरोना काल में महिला का स्वास्थ्य, इसके ऊपर हमें आज बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। और जानकारी देने के लिए मैं सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता ठाकुर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जो स्त्री धुरी है इस शब्द की इतनी अच्छी जो हमें एक्सप्लेनेशन दी है, और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे बताए हैं। तो थैंक यू मैम, आपने अपना मार्गदर्शन हमें दिया। और मैं डॉक्टर ममता रानी जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने क्लिनिकल एस्पेक्ट हमें बताया कि हमें कैसे पेशेंट के साथ डील करना चाहिए, और महिला के स्वास्थ्य को स्पेशली लेके उन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सीमा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर लोगों की भ्रांतियां जो थी उन्हें दूर किया, और जो इसका हमारा इसकी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी मैम ने हमें दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास सुश्री मनिंदर कौर जी थी, जिन्होंने एक आरोग्य भारती के बारे में हमें जानकारी दी, और एक जनरलाइज्ड जो कोरोना का इफेक्ट हुआ है महिला स्वास्थ्य के ऊपर, उसके बारे में जो हमें एक जनरलाइज्ड जानकारी दी। उनका भी हम सब बहुत धन्यवाद जी दहल जी धन्यवाद करना और के जितने भी हमारे पास लोग हैं उन सब बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने कीमती समय हमें दिया है, और आगे भारती की टीम और जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, पर्दे के पीछे वाले डॉक्टर ने बहुत बहुत धन्यवाद, और उन लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया इस वेबिनार में अपने और अंत में मैं डॉक्टर जगजीत दहल जी के और हम सब के लिए शांति पाठ। जगजीत कौर जी, आप आमंत्रित हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम द्यौः शान्ति, अंतरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपा शान्ति, औषध्य शान्ति, वनस्पत्य शान्ति, विश्वदेवाय शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वधर्म शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी सभी। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत अच्छा था। वेरी बहुत गुड अच्छा प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनिंदर जी। सभी को धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया।